हिंदी साहित्य में सुनिए ज़किया ज़ुबैरी की लिखी हुई कहानी बाबुल मोरा। ज़किया ज़ुबैरी जी ब्रिटेन की प्रवासी हिंदी लेखिका और राजनयिक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माँ, मैंने कह दिया मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ेगी और कैसे नहीं छोड़ेगी? क्योंकि ये मेरा भी घर है। ये किसने कह दिया तुझसे? ये मेरे डैड का घर है। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी क्योंकि तू फिल के साथ नहीं रहने को तैयार है। मैं क्यों रहूं उसके साथ? अब तो तुम्हें भी उस 3 साल जेल काटे हुए अपराधी को घर में नहीं आने देना चाहिए। लिसा, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं? तू 18 वर्ष की हो गई है, क्यों नहीं जाकर उस काउंसलर के पीछे पड़ जाती कि तुझको एक कमरे का फ्लैट दिलवा दे? जब मेरे पास अपना घर है तो मैं क्यों जाऊं? तो फिर तुझे फिल के साथ रहना ही होगा इस घर में। लिसा सोचने लगी, कितनी कठोर और बेहिस हो गई है उसकी माँ। फिल के कारण अपनी 18 वर्ष की बेटी को घर से निकल जाने को कह रही है। वो घबराने लगी। अगर ये शैतान घर में वापस आ गया तो कुछ पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करे। शायद उसी तरह फिर से दरवाजे से निकलकर भागेगा बेशरम वहशी। उस दिन वो कमरे के दरवाजे से बाहर भागने वाला था कि लिसा बिजली की तेजी से पलटी और कोहनियों को नरम बिस्तर के ऊपर जोर से दबाकर शरीर को सहारा दिया और शिकारी कुत्ते की तरह दोनों हाथ उसकी बगल के नीचे से डालकर उसको दबोचा और गर्दन के पीछे कंधे के नीचे पूरी ताकत से दांत ऐसे गड़ा दिए जिन्हें निकालते ही खून बहने लगा। ओ गॉड, ओ गॉड की मकरूह सी आवाज़ कमरे में चारों ओर चक्कर लगाने लगी और वो चकराता हुआ कमरे के बाहर उन तंग सीढ़ियों से आड़ा तिरछा होता हुआ नीचे भागा। हाथ से गर्दन का पिछला हिस्सा छुपाए हुए था कि कोई बाहर का देख ना ले कि वहाँ गर्दन के नीचे किस शेरनी ने उस गंदे काले खून की होली खेली है। वो तो क्लिनिक भी नहीं जा सकता था कि वहाँ क्या बताएगा कि क्या गुनाह करके आया है। नैन्सी को तो मना लेगा, पर नैन्सी को काम से वापस आने में काफ़ी समय था। लिसा समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, माँ की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहती थी, पर गुस्सा और संकोच दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो रहे थे। पुलिस स्टेशन तो पड़ोस में ही था। उसके एरिया के करप्शन को देखते हुए सरकार ने एक छोटी पुलिस चौकी वहीं बना दी थी। कबूतर के काबुक की तरह बने हुए फ्लैटों में से एक ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्वयं भी सामने का दरवाज़ा बंद करके बैठती। पिछले दरवाजे से आने जाने का काम लिया जाता। जब कभी वे बाहर निकलते तो हथियारों से लैस निकलते और 2-3 एक साथ होते। लिसा पुलिस चौकी के पिछले दरवाजे पर तेजी से भागते हुए पहुंची। नीले डेनिम के शॉर्ट्स उसकी लंबी लंबी गुलाबी टांगों के ऊपर टेढ़े होकर फंसे हुए थे। छोटी सी कुर्ती जिससे उसकी पतली सी कमर झांक रही थी, वो कुर्ती भी उसकी गुस्से से भरी चाल के साथ क्रोध से डोल रही थी। उसके सुनहरे रंग के बाल जो उस समय उलझे हुए सिर के चारों ओर बिखरे पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे गुलाबी पानी में आग लगी हो। आग तो उसके भीतर सुलग रही थी, मगर वो डर भी रही थी कि अभी जिसको दांतों से उधेड़ चुकी थी फिर कहीं से निकल कर ना आ जाए। वो चौकी के पिछले दरवाजे पर खड़ी घंटी के बटन से हाथ नहीं हटा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ घंटी से चिपक गया हो। कभी एक पैर दूसरे पर रखती तो कभी दूसरा पहले पर। इससे बेचैनी का आभास हो रहा था या शायद ऊंची नीची जमीन पैरों में चुभ रही थी। न जाने दोनों छोटी बहनें कहाँ होंगी, कहीं वो उन दोनों को भी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नैन्सी को सब बता दूंगी, घर से निकलवा दूंगी उसको। ये पुलिस न जाने कहाँ मर गई है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? हेलो लिसा। उसने पलट कर देखा तो पीछे सार्जेंट लैंगली खड़ा हुआ था। कैसे आना हुआ? कुछ क्षणों के लिए लिसा का जी चाहा कि अपने बाप की तरह अपने दोनों हाथ सार्जेंट के गिर्द लपेटकर सीने पर सिर रखकर अपने अंदर के बंद गुस्से को आंसुओं के साथ उसके सीने में जज्ब कर दे। अपने दुख हमेशा की तरह अपने बाप की झोली में डालकर आप हल्की हो जाए। यही तो हुआ करता था बचपन में। जब वो अपसेट होती तो अपने डैड से लिपट जाती और आंसुओं का कटोरा उसके सीने में उड़ेल देती। बाप की कमीज जब भीगने लगती तो
अरे लिसा, तू रो रही है, कहते हुए उसे गोद में उठाकर जोर से लिपटाकर सिर पर प्यार करता और उस वक्त तक लिपटाए रखता जब तक लिसा आप ही अपना सर बाप के कंधों से उठाकर उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर न घुमा लेती। दोनों की आंखें मिलती, आंखों आंखों में दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार का यकीन दिला देते और फिर बाप लिसा को जोर से गदीले सोफे पर पटक देता, फिर खूब हंसता और लिसा को छेड़ता कि कितनी वजनी हो गई है, मेरे हाथ टूटे जा रहे थे। लिसा, खाना खाया तुम तीनों ने? नहीं डैड, अभी मम्मी घर नहीं आई। काम से छुट्टी को तो काफ़ी देर हो गई है। आती ही होंगी डैड। मगर आओ लिसा, अंदर चलें, सार्जेंट लैंगली ने चिंता में डूबी लिसा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बाहर लगी नंबरों की तख्ती पर उसने कोड नंबर मिलाया और दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलते हुए पहले लिसा को अंदर चलने को कहा। भयभीत लिसा अंदर जाते हुए झिझकी, मगर सार्जेंट लैंगली ने हल्के से कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर कर लिया और जल्दी से बिजली का बटन दबाया तो 3-4 बल्ब एक साथ जल उठे। छोटा सा एक कमरा बाहरी को बना हुआ था। एक ऊंची सी लिखने पढ़ने वाली मेज रखी हुई थी, 3-4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। सार्जेंट ने लिसा को बैठ जाने का इशारा किया और खुद दूसरा दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे के अंदर चला गया। वहाँ से टेलीफोन पर बातों की आवाज़ें आने लगी। अपने साथियों से ऑपरेशन का रिजल्ट मालूम कर रहा था। लिसा समझ गई थी कि आज शायद उसके क्षेत्र में छापा पड़ा है। ऐसा अक्सर होता था, कोई अपराधी कहीं भी अपराध करता पर छुपता आकर इसी इलाके में था। यस लिसा, हाउ कैन आई हेल्प यू? सार्जेंट ने हाथ में एक राइटिंग पैड और पेंसिल पकड़ी हुई थी जिसके पीछे रबर लगा हुआ था। लिसा चौंक गई, घबरा सी गई। मैं यहाँ क्यों आ गई? अब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? माँ के बारे में भी बताना होगा। ये है कौन? कैसे आया हमारे घर में? कितना अच्छा है उसका अपना बाप, कितना शरीफ। ना जाने क्यों माँ ने उससे तलाक ले लिया। देखने में भी तो कितना सुंदर है मेरा बाप। ये बास्टर्ड तो देखने में ही गिद्ध लगता है। माँ शायद बस फंस गई होगी। मेरे पिता के पास तो नौकरी भी थी, ये तो हरामखोर है। ना जाने क्यों मेरी माँ ने हंसता खेलता परिवार शमशान घाट बना दिया। हेलो लिसा, कैसे आना हुआ? लिसा ने अपना मुंह अपनी पतली पतली लंबी लंबी उंगलियों वाले हाथों में छिपा लिया और आंखें मूंदकर सिर मेज पर टिका दिया। एक लंबी सांस के साथ डरी हुई, शर्मिंदा सी कांपती हुई आवाज़ में बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ गले में फंसकर अटक गई। कम ऑन लिसा, बोलो जो सच है। लिसा स्वयं आंखें बंद किए शुतुरमुर्ग की तरह समझ रही थी कि वो छिप गई है और उसे कोई देख नहीं सकता। फिर उसने झिझकते हुए कहना शुरू किया। दुर्घटना का विवरण कुछ इस गति से दे रही थी, बीच में ना तो कोई अल्प विराम और ना ही विराम। एक सांस में बस तोते की तरह जो कुछ गुबार भीतर भरा था सब उगल दिया। वो अधिकतर मेरी छोटी बहनों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है या फिर टीवी के सामने बैठा क्रिस्प खाता है और गहरे भूरे रंग के कालीन पर बिखेरता रहता है टीवी से। अधिक उसके मुंह से निकली कुरुर कुरुर की ध्वनि कानों को बेचैन कर देती है। जितना खाता है उतना ही फ्लोर पर गिराता और फिर बगैर साफ किए वो नैन्सी के पास कमरे में घुस जाता है और थोड़े ही समय पश्चात निकल कर किचन में पहुंच जाता है और दूसरे दिन का तमाम खाना खा जाता है। कभी कभी तो सुबह के नाश्ते के लिए टोस्ट भी नहीं बचते हैं। नैन्सी जब सुबह नाश्ता बनाने जाती है तो ये देखकर बहुत प्यार से हंसती है और बाहर निकल जाती है ब्रेड लाने। न जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आता। हम बहनों में से अगर कोई ऐसा करे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती और हम में से एक को दौड़ाती है ब्रेड लाने को। वो पड़ा सोता रहता है और नैन्सी कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है कि कहीं शोर से उठ ना जाए। सार्जेंट लिसा को हमदर्दी भरी नज़रों से पढ़ता जा रहा था कि कितनी गहरी चोट लगी है इस छोटी सी उम्र में। क्या ये इस दुख से कभी उबर भी पाएगी? वो चुपचाप सुनना चाहता था लिसा के दुख को। सार्जेंट की टीम वापस आ गई थी। लिसा को वहाँ बैठा देखकर सब अंदर वाले कमरे में चले गए। लिसा, पानी पियोगी? हाँ, लिसा ने जल्दी से कहा। उसका गला सूखा जा रहा था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रुके और कब पानी मांगे।
वो तो जल्दी से जल्दी मालूम करना चाह रही थी कि सार्जेंट बताए कि अब आगे वो क्या कार्यवाही करेगा, उसको क्या सज़ा देगा, क्या उसके डैडी फिर से वापस आ जाएंगे। हर कदम पर डैडी को याद कर रही थी लिसा। सार्जेंट ने इस बीच अपनी टीम से भी सवाल कर लिया, क्या रेड अर्थात छापे से कुछ नतीजा भी निकला? हाँ, एक लड़का पकड़ा गया है और 2 भाग गए। ग्राहम पार्क का रोज़ का यही तमाशा था। ना मालूम कहाँ से सारे जहाँ के गुंडे बदमाश यहीं आकर बस गए थे और बेचारे सीधे साधे लोग इनके चक्कर में पिस रहे थे। सार्जेंट ने जैसे ही पानी का गिलास लिसा के हाथ में दिया, वो एक ही सांस में गटागट हलक में उतार गई। उसकी मासूम गुलाबी शीशे की तरह चमकती गर्दन से पानी नीचे को जाता हुआ महसूस हो रहा था। उसके सूखे होठों में कुछ तरावट आई, दांतों से होंठ काटने लगी, फिर बेचैन होकर सिर मेज पर रखकर आंखें बंद कर लीं। लिसा, फिर क्या हुआ? लिसा ने सार्जेंट को सिर उठाकर देखा और आंसू बहने लगे। सार्जेंट खामोशी से बैठा रहा। लिसा के अंदर का दुख बह जाने देना चाह रहा था। पानी सूखी हलक से नीचे उतरा तो दुख आंखों से बह निकले। वो मुझसे भी वैसे ही खेलना चाहता था जैसे मेरी बहनों के साथ खेलता। जिद करता कि मैं भी उसके साथ बैठकर फिल्म देखूं और क्रिस्प खाऊं। मुझे ओ लेवल्स की तैयारी करनी है कहकर मैंने हमेशा पीछा छुड़ाया। मुझे उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थीं। वो एक गैर जिम्मेदार, मानसिक बीमार और खुदगर्ज इंसान लगता था। और फिर मेरे डैड की जगह लेकर बैठ गया था। ना मालूम मेरी माँ को उसमें क्या नज़र आया था। नौकरी भी नहीं करता था। मेरे डैड तो रोज़ सवेरे पैदल काम पर चले जाते, कार नैन्सी के लिए छोड़ जाते। शनिचर इतवार हम तीनों बहनों को पार्क में लेके जाते या बच्चों की फिल्म दिखाने ले जाते। कभी कभी मैकडॉनल्ड्स में भी खिलाते। मम्मी को भी शॉपिंग कराने ले जाते। हर समय कोई ना कोई काम ही किया करते। घर की कोई भी चीज़ टूटती तो आप ही जोड़ लिया करते, पर जब उनका अपना दिल टूटा तो हम में से कोई ना जोड़ सका। मैंने माँ से बहुत मिन्नत की कि डैडी को ना छोड़े, तलाक ना ले, पर उस पर न जाने क्या भूत सवार था कि हमारा रोना पीटना भी उसकी सोच को बदल न सका। डैड बेचारे न जाने कहाँ रहने चले गए। इतनी मेहनत से उन्हीं ने तो ये घर बनाया था, मगर हमारे आराम की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी और नैन्सी को घर दे दिया कि हम बहनों को तकलीफ़ ना हो। मेरे डैड जब हमसे मिलने आते तो मैं सवेरे से ही उठकर बैठ जाती उनके इंतज़ार में। मैं उनको दूर से ही पहचान लेती क्योंकि लंबे और हैंडसम है मेरे डैड, मगर अब झुककर चलने लगे हैं। शायद खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। वो उदास हो गई। लिसा, तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है? सार्जेंट लिसा को उसके मुद्दे की उलाना चाहता था और लिसा मुद्दे से दूर भाग रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी घिनौनी हरकत सार्जेंट से कैसे कहे। सार्जेंट बात की तह तक पहुंच चुका था। लिसा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे बड़े पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया था, जो कि उस छोटी सी चौकी के करीब ही था। रूथ एक अनुभवी अफसर है, वो लिसा को संभाल लेगी, इसीलिए सार्जेंट ने केस पीसी रूथ को सौंप दिया था। हेलो लिसा, मैं रूथ हूँ। लिसा चौंकी और सीधी बैठ गई। लिसा, फिर क्या हुआ? रूथ ने अपनी मीठी और दयालु आवाज़ में लिसा से आगे बात करने को कहा। हम सभी बिखर गए, लिसा ने सांस को अंदर को खींचते हुए कहा। दोनों छोटी बहनें फिल को अपने साथ खेलने वाला खिलौना ही समझती रहीं। उसके साथ खूब उछल कूद करती रहती। उन्हीं के बहाने तो माँ ने फिल का आना जाना इस घर में शुरू करवाया था, मगर मुझे उसका इस तरह हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना कभी भी पसंद नहीं आया था। छुट्टी के दिन सुबह सवेरे ही आ धमकता तो सारा दिन मेरे परिवार के साथ ही बिता देता। मेरे बाप को तो माँ छुट्टी के दिन भी काम पर भेज देती ओवर टाइम करने के लिए, क्योंकि परिवार बड़ा था, पूंजी भी अधिक चाहिए थी। वो खुद छुट्टी के दिन घर पर ही रहती। सारे सप्ताह के कपड़े धोने बाहर लॉन्ड्रेट में जाती। फिल भी उसके साथ मैले कपड़ों का थैला बनाकर चला जाता। लिसा को फिल हमेशा गंदगी का थैला ही महसूस होता था। उसे फिल्म में कोई क्लास या बौद्धिकता नज़र नहीं आती थी। वो एक खिलंदड़ा था, गैर जिम्मेदार, सिर्फ खाने के लिए जीने वाला पशु। लिसा सोचती, माँ इसको क्यों इस तरह घर में घुसाए रहती है? कहीं माँ मेरी अरेंज्ड मैरिज के चक्कर में तो नहीं है? ये तो हमारा कल्चर नहीं है।
मैं क्यों माँ की पसंद से शादी करूं? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को अपने डैड से सबसे पहले मिलवाऊंगी। मैं शादी करूंगी जैसे डैड ने की थी। पहले से किसी को पार्टनर नहीं बनाऊंगी। मैं शादी करूंगी एज ए वर्जिन गर्ल शादी करूंगी। वही मेरा वेडिंग गिफ्ट होगा मेरे अपने बुने हुए सपनों को। यस मिस लिसा जॉनसन, लेट अस डू द जॉब। लिसा उछल पड़ी। रूथ उसे गौर से देख रही थी, शायद उसके दुखों को बगैर सुने ही पढ़ लेना चाहती थी। आज कितनी गर्मी है, तापमान 30 डिग्री पहुंच गया है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मेरे फ्लैट के कमरे बिल्कुल मुर्गी के दड़बे जैसे हैं। हम 3 बहनें एक बॉक्स रूम जैसी काल कोठरी में रहती हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा बाप हम तीनों से बहुत प्यार करता था। उसको मेरी माँ ने हम सबसे अलग कर दिया। आजकल मेरा बाप बीमार है और अकेला भी है। मैं तो। लिसा बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो फिर सोच में पड़ गई, उठी और बाहर जाने लगी। मुझे कुछ नहीं बताना है। लिसा ऐसा नहीं करो, पुलिस हमेशा मदद करती है। पुलिस से कुछ नहीं छिपाते। तुम्हारी इज्जत मेरा फर्ज है, रूथ ने प्यार से मध्यम पर गंभीर आवाज में कहा। लिसा फट पड़ी। मैं ओ लेवल्स के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। नैन्सी मेरी माँ काम पर गई हुई थी, बहनें स्कूल थीं। फिल न जाने कब घर में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। चुपके से मेरे कमरे में दाखिल होकर देखो ये सब क्या कर दिया। देखो ऑफिसर, वो वहशी मेरे बालों को अपने मुंह के ऊपर लपेट लपेट कर खींचने लगा। बालों को चूस चूस कर बुरी तरह गीला कर दिया। न जाने कब से मेरे सुनहरे बालों पर नजर गड़ाए था और फिर मेरे शरीर को सहलाने लगा और रूथ अंत में भेड़िए की तरह भंबोड़ कर रख दिया। वो कांपने लगी और उसने अपने उलझे हुए लंबे बाल गर्दन से हटाए और लाल लाल खून जमे हुए निशान पूरी गर्दन पर दिखाए। जब वो निकलकर भागने लगा तो मैंने भी पीछा करके दरवाजे ही पर पकड़ा और दांत गाड़ दिए उसकी पीठ में, मगर अभी तक चैन नहीं आ रहा है मुझे। आज जो एक लड़का पकड़ा गया है उसकी गर्दन के पीछे कंधे के नीचे भी दांत के निशान हैं, पर वो बता नहीं रहा कि किसने काटा। लिसा तुम फिक्र मत करो, डीएनए टेस्ट से सब कुछ साबित हो जाएगा। और हाँ, वक्त आने पर तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना होगा। उसे सज़ा तो पक्की है। कितने वर्षों की? सज़ा का फैसला कोर्ट करेगी। हम कानून के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पर जुर्म बहुत संगीन है। उसे सज़ा लंबी होनी चाहिए। तुम अंडर एज जो हो। प्रेगनेंसी टेस्ट सुनकर वो डर सी गई, पर यह सुनकर जैसे संतुष्ट हुई। पीले चेहरे पर थोड़ा सा रंग दिखाई देने लगा, पर एकदम से खड़ी हो गई। ऑफिसर, मुझे अपने से घिन आ रही है। मैं पवित्र नहीं रही, मैं अछूत हो गई। मेरे पास से दुर्गंध आ रही है ना। अब मैं नर्स कैसे बनूंगी? मरीजों को कैसे छू सकूंगी? अपनी बहनों को प्यार कैसे करूंगी? अपने डैडी को कैसे अपने दुख बताऊंगी? धड़ से कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर सिर को मारने लगी। लिसा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जैसे उसे कुछ एहसास हो रहा था अपना कुछ खो जाने का, लुट जाने का, अपने ही घर में आंखों के सामने डाका पड़ जाने का और अपनी मजबूरी का। उसके डैडी ने उसे कुछ संस्कार दिए थे, रोमन कैथोलिक होने के संस्कार। वो अपने जीसस की बताई बातों पर चलना चाहती थी क्योंकि उसके डैडी को वही बातें पसंद थीं। नैन्सी हमेशा मज़हब के खिलाफ बात करती, मजाक उड़ाती मज़हब का। उसके अनुसार मज़हब के अनुसार चलने वाले दकियानूसी होते हैं पिछड़े हुए लोग। शुक्र मनाती कि हेनरी अष्टम ने मज़हब को आधुनिक चोला पहना दिया, वरना आज भी हम कितने पीछे रह गए होते। उसके पिता सदा ही मध्य मार्ग की बात करते। छोटी बहनें स्वयं ही बड़ी बहन को देखकर उसी के पद चिन्हों पर चलना चाहती थीं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बड़े बच्चे को अच्छे संस्कार दे देने से बाद के बच्चे खुद ही उसके पीछे चलने लगते हैं। लिसा की यह हालत देखकर पीसी रूथ ने केवल कंधे पर हल्का सा हाथ रख दिया और चुप खड़ी रही। लिसा, अब तुमको अस्पताल जाना होगा चेकअप के लिए। क्या तुमको यकीन नहीं आ रहा जो मैं बक रही हूँ? नहीं लिसा, ऐसा नहीं, ये सब कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर लिसा सोचने लगी कि घर में चैन हो जाएगा अब, और अब वो अपने डैडी के दिए घर में वजह से रह सकेगी, अपने बहनों की भी देखभाल कर सकेगी। वे भी सुरक्षित रहेंगी उस भेड़िए से। ना मालूम जेल कब तक जाएगा।
नैन्सी ने कुछ दिनों से लिसा को समझाना शुरू कर दिया था कि ओ लेवल्स का इम्तहान देने के बाद अपने क्षेत्र के काउंसलर की सलाह उसकी सर्जरी में जाकर अपने लिए एक बेडरूम के फ्लैट की मांग करे। हाउसिंग डिपार्टमेंट वाले फ़ौरन तो सुनते नहीं हैं, दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं। जैसे ही 18 वर्ष की होगी अलग फ्लैट में रह सकेगी। ये कैसी माँ है, लिसा सोचती। यहाँ तो बच्चे घर छोड़कर भागने के चक्कर में होते हैं और ये मुझे भगाने के चक्कर चला रही है। मैंने तो नहीं सोचा कि मुझे फ्लैट लेकर अलग होना है, तो फिर माँ को क्या जल्दी पड़ी है। हमारे डैडी तो हम तीनों बहनों के लिए ही घर छोड़कर गए हैं कि हम सुखी रहें। वो स्वयं ही माँ के इस रवैये से चिंतित रहते थे, पर संकोच आता ऐसी गंदी बातें पत्नी के बारे में सोचते हुए। उसकी उज्जवल धुली धुलाई साफ सुथरी बेटियों ने उसकी माँ की कोख से जन्म लिया है। मेरी बेटियां तो मदर मेरी की तरह पवित्र, मासूम और सुंदर हैं। कितना प्यार करते थे हमारे पिता हमसे। मुझको तो कितना बड़ा हो जाने तक कंधे पर उठा लेते, पूरे घर के चक्कर लगाते। ये सोचकर लिसा को अपने बड़े हो जाने पर हल्की सी कसक महसूस होती। ये सोचकर कि यदि आज डैडी होते और मैं अपने मजबूत डैडी के मजबूत कंधों पर बैठ जाती तो मेरी टांगें तो धरती को चूमती ही रहती। वो ये सोचकर चकराने लगी कि उस दिन इन्हीं लंबी टांगों से रक्त की बारीक सी कुंवारी लकीर बहकर घुटनों और टखनों तलक पहुंचकर वैसे ही खो गई जैसे नदियां अपने अस्तित्व को समुद्र में समर्पित कर गुम हो जाती हैं। गुम वो भी थी इस उधेड़बुन में कि माँ ने काउंसलर के पास जाने की रट क्यों लगाई हुई है। महसूस तो उसको होता था अंदर से खोखलापन टूट गई थी जैसे जब वो अधखिली कुंवारी का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। लॉर्ड जीसस ने अपना स्नेह बनाए रखा और उसका टेस्ट नेगेटिव निकला। यदि ऐसा ना होता, इसका उल्टा हो जाता, तो क्या वो जी सकती थी इस पाप के बीज को लेकर? कभी नहीं, कभी नहीं। हालांकि अब वो इस घनघोर समस्या से बाहर आ गई थी, मगर समस्याओं ने तो उसका परिवार ढूंढ लिया था। घर तो उसी दिन दुखों की सुपरमार्केट बन गया था जिस दिन वो दुम हिलाता कुत्ता इस घर में आया था। अब वो फिल को ऐसे ही संबोधन से याद करती। लिसा का इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उसकी अपनी माँ संयम से काम लेगी, लिसा सोचती। यही एक आशा उसको सहारा दिए हुए थी। मगर माँ उसके बड़े हो जाने पर इसलिए खुश है कि अब वो अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। माँ, मैं क्यों बेईमानी करूं? मेरे पास तो रहने को दिया हुआ घर मौजूद है, और हाँ, डैडी को तो काउंसिल से फ्लैट भी मिल गया है। मैं क्यों काउंसिल पर बोझ बनूं? मेरे बदले वो फ्लैट किसी होमलेस व्यक्ति को मिल जाएगा। लिसा जितनी ईमानदार थी, माँ नैन्सी उतनी ही चांडाल। उसका तो ज़मीर ही गड़बड़ है। कोई सोच सीधी रेखा पर चलती ही नहीं थी। उलझी बातें करती और उसी में उलझा देती आसपास के रिश्तों को। लिसा, आज शनिवार है। काउंसलर 10 से 11:30 बजे तक ग्राहम पार्क लाइब्रेरी के कमरे में बैठती है। तू 9:45 बजे ही जाकर बैठ जा, शायद तेरा नंबर पहला ही आ जाएगा। सुना है काउंसलर दुखी लोगों का कष्ट महसूस करने वाली महिला है। माँ, तुमने जो दुख दिया है उसको काउंसलर तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं धो सकता। मैंने कह दिया है, ना तो मैं काउंसलर के पास जाऊंगी और ना ही अलग फ्लैट में। मैं अपनी बहनों के साथ अपने डैडी के दिए हुए घर में ही रहूंगी। मेरी बात मान ले लिसा, जिद ना कर। अब इस घर में भीड़ बढ़ रही है। आज तक तो घर में भीड़ नहीं महसूस हुई, अब अचानक क्या हो गया है? माँ, मैं कोई असाइलम सीकर नहीं हूँ जिसके पास रहने की कोई जगह ना हो। मैं इसलिए नहीं जाऊँगी कि किसी ज़रूरतमंद का हिस्सा मारा जाएगा, और इसलिए भी नहीं जाऊँगी कि मेरे पास घर है। मैं बेघर नहीं हूँ। हाँ, बेमाँ ज़रूर महसूस करने लगी हूँ। उस दिन पहली बार लिसा के व्यवहार में कड़वाहट की मिलावट महसूस हो रही थी। लिसा का शहद की तरह मीठा लहजा शेविंग ब्लेड की तरह कटारी चीरता चला जा रहा था। नैन्सी तो बेहिस हो चली थी, खुदगर्ज, लापरवाह, केवल अपने बारे में सोचना और अपने लिए ही जीना, और फिर अपनी बेचारगी के दुख रोना। और कितनी बेचैन थी नैन्सी उस दिन। उस दिन से वर्षों तक मुलाकात वाले दिन 3 घंटा जाना और 3 घंटा आना करती रही। लिसा को कोसती रही कि इस अभागन के कारण मेरा फिल जेल गया। इसका भी तो सौतेला बाप हुआ, इसको बाप का भी ख्याल नहीं। आज जब वो वापस आने वाला है तो सवेरे से ही नैन्सी अपना बेडरूम सजाने में व्यस्त है।
अपने मोटे मोटे काले मैल भरे नाखूनों में से खोद खोद कर मैल निकाल कर नाखूनों को गाढ़ा लाल रंग कर वीर बहुटी बना रही है। बालों में भी रोलर लगाए घूम रही है कि घूंघर वाले बाल जरा घने लगेंगे, वरना सिर की खाल जगह जगह से दिखाई देने लगी है। ब्लाउज के साथ काली चमड़े की मिनी स्कर्ट घुटनों से 10 इंच ऊपर कूल्हों पर फंसी पहनकर बाहर निकली और मॉडल बनकर खड़ी हो गई। दोनों छोटी बेटियों से राय लेने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो दोनों देखकर खिलखिलाने लगीं और लिज़ा की नज़र सीधे उसकी टांगों पर उभरी हुई नाड़ियों पर जा टिकी, जैसे विश्व की एटलस की तमाम नदियाँ नीला जाल बिछाए और कहीं कहीं छोटे छोटे खून जमे हुए टीले नजर आ रहे थे। वो कमरे से बाहर निकल गई, माँ की लाल साटन की ब्लाउज पर नज़र डालते हुए, जिसमें से उसके अंग बाहर को उबल पड़ रहे थे। नैन्सी ने बेटियों का भौचक्कापन देखकर स्वयं ही सोचा कि ब्लाउज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसकी गोरी कमर और पेट नजर आए। कमरे का पीला बीमार सा बल्ब निकालकर लाल रोशनी वाला बल्ब लगा दिया कि कमरा देखते ही फिल के होश उड़ जाएं। और उसे क्या मालूम, फिल को तो कच्चा खून मुंह को लग चुका था और आज उससे कहीं अधिक बेचैन है लिसा। उसे जब एहसास हुआ कि आज वो दरिंदा वापस आ रहा है और माँ उसको इसी घर में वापस ला रही है, जहाँ उसकी अपनी बेटी की जीवन भर की तपस्या, कुंवारे रहने की तपस्या, जीसस क्राइस्ट के बताए रास्तों पर चलने की तमन्ना, मदर मेरी की तरह पवित्र रहने की ख्वाहिश और पिता के सिखाए संस्कारों पर कायम रहने की उमंग, अब तो सब भंग हो चुका है। पर ये नैन्सी अब भी बाज नहीं आती। क्या दोनों बहनों की भी बलि लेगी? ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। काउंसलर के सामने खड़ी गिड़गिड़ा रही है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अलग फ्लैट चाहिए, एक कमरे का चाहिए। मैं अपना घर छोड़ दूंगी अपना घर। हाँ, छोड़ दूंगी अपने डैडी का घर। अभी आप सुन रहे थे ज़किया ज़ुबैरी जी की लिखी हुई कहानी बाबुल मोरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।